इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक ये चीज़ याद रखना कि इससे यूपीएससी में कम से कम भी 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं फिर बता रहा हूँ आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये है कि अगर जब एपी में कोई श्रेणी होती है तो उसके पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ याद रखना, ये वाला फॉर्मूला S बराबर n/2 2a प्लस n-1/d। तो ये सब वही है, d सारो अंतर है, n कितना कौन सा पद है वो, ठीक है। a प्रथम पद होता है, ये है पदों का योग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसी के बिहाफ पे सारी चीज़ें होगी, और इस पर आधारित यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, और ये चीज़ थोड़ा याद रखना कि अगर ये कौन सा पद याद करना हो, किसी एपी का nवां पद तथा तो उसके प्रथम n पदों का योग और प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कोई नहीं, आ जाओ इधर। पहला क्वेश्चन है, जैसे प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ध्यान देखना। तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1/d, ठीक है। तो n बराबर तो भाई 22 आएगा, 22/2, ठीक है। 2a, a प्रथम कद कितना है 8, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू 22 है तो ये 21 हो ही जाएगा। d क्या आएगा यहाँ पे, 3 - 8 करोगे तो -5 आएगा, तो -5, ठीक है। ये 11 आ गया, ये 16, ये -5 5 10 105, तो माइनस का कितना आ जाएगा, -16 इसमें से घटाओगे तो -89, -89 इंटू 11 99 9 88 97, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, वही चीज़ है। पर यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछती है, ठीक है, पर मैं फिर भी करवा देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगी वो। यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग दिया, अब देखो ध्यान से समझना, एपी के प्रथम 14 पदों का योग दिया है तो अपन यही फॉर्मूला लगाएंगे। 14 पदों का योग दिया है तो सब कुछ दिया है, 1050 दिया है अपने पास, 14/2 आएगा। 2a, a का वैल्यू नहीं है, इसका प्रथम पद 10 है, पता है, चलो ठीक है 10 है। फिर अपने को 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो 20वां पद ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ से अपन डी का वैल्यू निकालेंगे और डी का वैल्यू फिर पुट कर देंगे, तो 20वां पद आ जाएगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 14 13 आ जाएगा डी, अब डी नहीं अपने को दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ी पहली बार 7 आया, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 3 7 5 35 0 150 आ गया, ठीक है। अब इधर देखो 2 20 प्लस 13 डी, 20 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 130, अरे 130 को 13 से भाग दोगे तो डी बराबर 10 आ जाएगा, ख़त्म बात, ठीक है। अब जब डी बराबर 10 आया तो अपने को 20वां पद ज्ञात करना है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब d बराबर 10 आ गया, ठीक है, और प्रथम पद अपने पास है 10, तो ये 20 30 ऐसे भी एक तो ऐसे पता कर सकते हैं। पर याद करो कल अपन देखे थे nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, कल वाला फॉर्मूला याद है, an बराबर a प्लस n-1/d। 20वां पद ज्ञात करना अपने को, ये 10 है प्लस 20वां ज्ञात करना 19 इंटू 10, क्योंकि ये भी 10 आया ये भी 10 आया, तो ये कितना हो जाएगा 190 190 200 हो जाएगा, ठीक है। देखो दोनों फॉर्मूले इसने यूज किए हैं यहाँ पे, जो कल पढ़े थे वो भी, ठीक है। तो मैं पहले बता दूँ यूपीएससी इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, परंतु इन क्वेश्चनों को करोगे तो आगे आइडिया लगता है अपने को। तो ये बोल रहा है कि एपी है 24 के 18, कितने पद लिए जाए ताकि इनका योग 78 हो। अब मतलब समझ बात है, एन का वैल्यू पूछ रहा है अपने को, तो देखो इधर 78 बराबर n/2, एन का वैल्यू ज्ञात करना ही है, 2a कितना 24 प्लस n-1/d, डी कितना है 21 - 24 करोगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है, -3 होगा। अब ये देखो 2 कर दो उधर, तो ये 8 दूनी 16 1 7 दूनी 14 15 156 हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 48 n हो जाएगा, ठीक है, 48 n, क्योंकि 24 दूनी 48, फिर n इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये n मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3n² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस का, तो ये प्लस का 3n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपने पास 48 3 51 हो गया, 51 उसको उधर लेके जाओ, 3n² माइनस का 51n और ये प्लस का 156 बराबर 0, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था उस दिन कि अगर इस तरीके से, एक तो तरीका है कि इस तरीके से कर लो या सीधे आचार्य विधि से कर लो, गुणा करने पर मतलब स्वाभाविक सी बात है कितना आना चाहिए, तो उस तरीके से करोगे तो वही आएगा सारी चीज़ें, देखो वही चीज़ है। अब देखो ये इक्वेशन बना है, अच्छा इसने डिवाइड किया है, डिवाइड करो 3 से, जहाँ डिवाइड होता तब कर लेना चाहिए, 17 आना जाएगा, प्लस 3 × 5 = 15 52 आ जाएगा 0। अब ऑटोमेटिक गुणा करने में 52 आना चाहिए,
तो 52 किस पहाड़े में आता है? 13 का, 13 13 39 13 चौको 52, 13n माइनस 4n बराबर प्लस 52 बराबर 0। एन कॉमन ले लो, n माइनस 13 बचेगा, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लो तो n माइनस 13 बच जाएगा 0, तो n माइनस 13 n माइनस 4, तो n की वैल्यू 4 भी आ सकती है और n की वैल्यू 13 भी आ सकती है। ठीक है, तो इस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर अब आ जाओ यहाँ पे पूछता है यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन। इनका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ये मैं फिर 12 बता रहा हूँ, चैप्टर का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग चाहिए अपने को। पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो 1 से शुरू होता है, ठीक है, तो 1000 पद है, लिख लो 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, तो एक कितना 999, डी कितना आएगा 2 माइनस 1 तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, प्लस ये कितना 2 हो जाएगा, प्लस ये 999 हो जाएगा, ये 1001 हो जाएगा, 1001 इंटू 500, 200 5005, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो याद रखना यूपीएससी प्रथम n धन पूर्णांकों का प्रथम, अब देखो n बोल दिया तो डायरेक्ट अपन कुछ लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला डायरेक्ट यही उतार देंगे, इसलिए याद करो, देखो यही फॉर्मूला आता है और वो यहाँ से फॉर्मूला आता है जो आप लोग रटते हो, ये फॉर्मूला इस प्रोसेस से आता है ये फॉर्मूला, ठीक है, ये तो याद होना ही चाहिए ऐसे भी। अब देखो आगे देखो, ये अगला क्वेश्चन देखो, मैं फिर बताओ इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी, परंतु जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो आगे है दिए, देखो हाँ ये क्वेश्चन करना है, इस टाइप क्वेश्चन आता है, पर छोड़ो कोई नहीं, अभी ये और करवाता हूँ। संख्या को सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवा पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। अब देखो nवा पद अपने को दिया है, 24 पदों का योग ज्ञात करना अपने को, तो फॉर्मूला लगाओ n/2 2a प्लस n माइनस 1/d। अब देखो n तो मतलब 24 है, तो ये तो 12 हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं अपन, 2a प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 12 में से 1 के तो 11d आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे अपने को ये फॉर्मूला nवा पद ज्ञात करने का, याद करो nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1/d, ठीक है, तो इसका मतलब है तो ये अपने को दिया हुआ है, तो जिसका nवा पद ये हो, तो हाँ समझ बात है, देखो nवा पद है ना, इसका मतलब an बराबर 3 + 2n। अब मुझे प्रथम पद चाहिए तो मैं प्रथम पद 3n की जगह 1 रखूँगा तो 5 आ जाएगा, a2 चाहिए तो 8 बराबर 2 2 4 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। इसका मतलब 5 7 ऐसे करके कोई बन रहा है, तो मुझे अगर मैं इसका सारो अंतर ज्ञात करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ख़त्म बात। तो यहाँ पे 2 आया, 22 हुआ ये, ठीक है, 22 प्रथम पद कितना आया था 5 आया, 5 दूना 10 हुआ ये, 22 32 हुआ, 32 × 12 12 24 2 बातें 36 38 384 आएगा। कुछ तो गलती हुआ, रुको 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 रुको, ये भी सही हुआ ना, सारा अंतर भी 2 ही आया है, सब कुछ सही है, पहला पद भी यही है, गलती कहाँ कर दी अपन, 11 था, 11 दूना 22, ये भी तो सही था, सब कुछ सही है, 24, ये 12 आया, ये 10 आया, 46 कहाँ, अच्छा गलती गलती गलती, अपन यहाँ पे मैं 12 ले लिया उल्टा, ये तो 22 है ना, तो यहाँ पे सॉरी 24 है ना, 24 पदों की याद चाहता हूँ, 23 × 2 तो 46 हो जाएगा, हाँ गलती ये हो गया, इसीलिए गलत आंसर आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बस थोड़ा बहुत वैल्यू रखने का, तो वो 672 आ जाएगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ये चीज़ें भी याद रखना, पर इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी, ठीक है, 10th बोर्ड में पूछता है। अब आ जाओ ये क्वेश्चन करो तुम लोग, इस टाइप का यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो ये करो, कौन कौन है अभी, सब लोग भाग गए क्या, काजल नगीना श्वेता छोटी तरुणम, सब लोग करो ये क्वेश्चन। नगीना है यहाँ पे, करो करो क्वेश्चन करो, काजल सब करो, श्वेता सब, छोटी सब करो, तरुणम सब।
क्या हुआ, बना नहीं क्या? अरे क्या हुआ तुम लोग? क्या सर हुआ? मैं घर से बाहर हूँ तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। और कौन है यहाँ पे? काजल, ये सब क्या कर रहे हैं? सर मेरा हो गया। क्या आंसर आया बताओ? सर जो फर्स्ट है ना, प्रथम वर्ष में उत्पादन आया 550। अच्छा ठीक है, और जो दिया है ना, ये कौन सा है, 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष में आएगा 775। अच्छा इसका? और थर्ड वाले का आएगा 4 आया 375। 7 वर्ष में कुल उत्पादन। चलो देखो इधर सब लोग सही है। नगीना तुम क्या कर रही हो? सर मैंने इसको नॉर्मली देख के तो निकाल लिया था, पर फॉर्मूले से नहीं निकल रहा मेरे से। मेरे को इसमें डिफरेंस कैसे निकालूं वही नहीं पता चल रहा। फॉर्मूले से सर इजीली नॉर्मली तो निकाल लिया मैंने, नॉर्मली देख के, तो इसमें कि कितने का डिफरेंस बन रहा है। चलो देखो इधर देखो, टीवी क्षेत्र का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, देखो तीसरे वर्ष का दिया 600, और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है। तो वो कल की तरह हो गया, पहला कुछ होगा, यहाँ पे दूसरा कुछ होगा, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कितना दिया? 700। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो इसमें पता लग जाएगा वैसे, परंतु नहीं, फॉर्मूले से करेंगे अपन। यह मानते हो कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसका मतलब है एपी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये तो पता लग गया अपने को। अब देखो, तो ज्ञात कीजिए क्या करना है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना था। अब देखो छठे वर्ष का दिया है अपने को, ठीक है, 600 दिया है, तो वही फॉर्मूला लगाओ कल जो मैंने लगाया था। प्रथम पद नहीं पता है, ठीक है। तीसरे वर्ष का है तो 3 ×
डी का भी नहीं पता है तो 3D हो जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, n-1 करोगे तो 2 आ जाएगा। इधर आएगा 7वें वर्ष का 700 प्लस a प्लस 7 में से 1 घटाओगे तो 6D आ जाएगा। तो वही कल वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो ये माइनस का 100 आएगा, इधर ये माइनस का 4D आएगा। तो D बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो सारा अंतर अपने को पता आ गया। तो D यहाँ पे रखोगे 50, 50 उधर घटाओगे तो कितना, A बराबर कितना आ जाएगा 550। समझ में आया? तो पहले वर्ष का तो आ गया 550। अब निकाल लो 10वें वर्ष में उत्पादन चाहिए तो 10 का वैल्यू चाहिए ना, ख़त्म बात। तो ए कितना है 550 प्लस 10वें में चाहिए 9D, डी का वैल्यू कितना 25, 25 नाम का कितना होता है 225, 225 इसमें जोड़ दो तो 5 7 775, ठीक है। अब प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन चाहिए तो वही SN वाला फॉर्मूला लगाओ, n/2। 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ 7/2, 2a की वैल्यू 550 प्लस ये 6, 2a प्लस n-1/d होता है ना, 6 तो d कितना था अपना 25, ठीक है। अब इसको कर लो, 7/2 को तो ऐसे ही रहने दो। ये देखो कितना हो जाएगा 1100 प्लस 25 की 150, 150 इसका 0.5 1250 इंटू 7/2, 2 से इसको काट दो 6, 2 2 4 2, ठीक है, गुणा कर दो 7 5 35 3 7 7 2 14 17 ऐसे लगे 1 7 42 43 आ गया। क्या था इसमें, फॉर्मूले से करो ना कि ना ऐसे के एग्जाम में तो फिर एक एक गिनती रहोगी कि तो देखो ये फॉर्मूला बेसा, ये कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है योगफल ज्ञात करना, वही सब चीज़ पर यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। रुको चलो अभी मैं पूछ ही लेता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। जब ये तो सिंपल सा आप डायरेक्ट कर लोगे, इसमें इतना कुछ वो बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो कर लोगे आप, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ SN/n/2 2a प्लस n-1/d, तो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे a दिया ही है, n का वैल्यू 10 है ही, ठीक है, और d तो देखो 7 - 2 करोगे 5 आ जाएगा। तो ऐसे कर लोगे, ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। परंतु यहाँ पे आपको सोचो कि n नहीं दिया है और फिर आपको योगफल याद करना है, ये करो। पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करके बताओ मुझे। करो करो, देखता हूँ तुम लोग दिमाग लगा पाते हो नहीं लगा पाते हो। कल फ्राइडे है ना, मतलब इस वीक तक मैं ये कंप्लीट करा दूंगा NCERT, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट वीक आएगा तो जो मेरे नोट्स है वो पढ़ाऊंगा मैं, फिर उसके बाद में उसको क्वेश्चन जो रहेंगे तो वो मैं क्या करूँगा, उसको मेरा सॉल्यूशन मैंने बनाया है कंप्लीट उसका, तो उस बुक का फ़ोटो खींच के PDF बना के आपको दे दूँगा। तो आपको मैं अगर वो टॉपिक समझा दूंगा, जहाँ अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आए ऐसे मैं सॉल्यूशन दूंगा ही, तो मेरा माना कि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी अपन बहुत अच्छा कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जब आप करोगे ना तो उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो ये चीज़ याद रखना।
तो वो क्वेश्चन करना है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको अपन मतलब आराम से कंप्लीट कर लेंगे। मार्च भी नहीं लगेगा, मार्च से पहले पहले कर लेंगे। रीजनिंग के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैथ के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारे कर करा के फिर उसके बाद में PYQ करेंगे ओनली। अरे NCERT रिविजन करना, बस हो जाएगा। CSET के लिए मेरा मानना है कि जो ये चैप्टर पढ़ाया हूँ इनको अच्छे से कर लेना, और NCERT कर लो 6 to 10 तो बहुत, जैसे 10th बहुत ज़्यादा इसमें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अरे क्या हुआ, हुआ नहीं हुआ? नगीना बन रहा है? काजल, अरे बोलोगे कुछ? सर एक ही हुआ है मुझसे तो। क्यों एक हो गया तो फिर सारे होने चाहिए, उसमें क्या है? सर उसमें टाइम लग रहा है बहुत। ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत तरीका अपना रहे हो फिर करने का। नगीना बना? अरे कितना आंसर आ रहा है सर इसमें? मेरा तो बहुत आ रहा है, 300 पॉइंट में आ रहा है। क्यों, कितने दूसरे का पहले का कितना आ रहा है? 1000 समथिंग आ रहा है। हाँ तो 1000 बताओ ना। पॉइंट में सर मेरा 1046.5 आएगा। नहीं ज़्यादा, 1046 सही, 1/2 आया है। चलो मैं एक करके बता देता हूँ, जब कर लेना उसके बाद देखो ध्यान से समझ लेना। देखो पहली बात ये देखो, जैसे ये सेकंड वाला करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब इसके पदों का योग याद करना, तो पहली बात AP में है, हाँ AP में है सब, ठीक है। अब अपनी को ये पता नहीं है कि ये कौन सा पद है, तो मैं कितनी बार बोला हूँ, 10 है, A बराबर 34 है, ठीक है, प्लस अब इसके n की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, n-1/d, d कितना, 2, खत्म बात। तो 10 बराबर 34 प्लस 2n-2, तो -2 32 अगर उधर जाओगे तो -32 सर कितना बचेगा, -22, 22 को 2n, तो n बराबर कितना आ जाएगा, -11। -11 तो नहीं आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए, तो कुछ गलती की है क्या अपन? -11 क्यों आएगा, रुको कुछ गलती की है अपन। देखो ये पद है, nवां पद है, और प्रथम पद 34 है, ठीक है, प्लस n-1/2, ठीक है। तो d का वैल्यू तो 2 आए, नहीं 32 -2 है, -2 आएगा, हाँ तभी तुम देखो कुछ तो गलती कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये -2 आएगा। अब देखो ध्यान देखना, तो ये 10 है, ये 34 है, ये माइनस का 2n हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, 34 36 उधर जाएगा तो माइनस का 26 आएगा, ये माइनस का 2n है तो 2 से 2 माइनस भी कट जाएगा, 13 आ जाएगा। तो n बराबर 13 आ गया, ख़त्म। अब n बराबर 13 फॉर्मूला लगा दो, 13/2 2a मतलब 34 प्लस
13 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा 12। डी कितना है माइनस का 2। ठीक है, अब देखो ये करो 13/2, 4×2 68, ठीक है, 12×2 24, ठीक है, 24 घटाओगे 68 में से कितना बचेगा 4, 4 और 4 44 बच जाएगा। 44 काटोगे तो 22 आ जाएगा। 22 को 13 से गुणा कर लो, 13×2 26, 2 13×2 26, 28 आ गया आंसर 286। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन ये हो जाएंगे। समझ में आया इसमें क्या था ऐसा? ठीक है, ये कर लेना, पर ऐसा पूछा गया नहीं, पर मैं करवा दिया कि जब ऐसा कोई। तो ये देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ये यूपीएससी टाइप क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, छोड़ो। तो ये वही सेम चीज़ है योग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये वही 636 आ गया। तो एन की वैल्यू निकालनी है आपको, बस सेम चीज़ ए दिया है प्लस एन माइनस 1/डी। डी कितना आ जाएगा 17 माइनस 9 करोगे तो 8 आएगा। तो वही सेम चीज़ है जो अपन वो याद करो, एन स्क्वायर ऐसे कुछ बनेगी तो उससे हो जाएगा। छोड़ो, किसी प्रथम पाद पद का प्रथम पाद पदों को सारो अंतर ज्ञात कीजिए। नॉर्मल वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं करने अपने को, मैं वो करवा दिया हूँ ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन आपको उधर। ठीक है, छोड़ो ये चीज़ भी छोड़ो। जो अपन यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हो जाएगा उसी तरीके से मैंने कर। अब ये करो 12 13 14 15, ये तो डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन है। 16 17 करो ये क्वेश्चन, सब लोग करो फटाफट। ये तो सारे यूपीएससी में आए हुए हैं, ये रहने देना। 17 थोड़ा उधर आगे भी है, एक्सटेंड है। 16 तक करो फटाफट। ये यूपीएससी में आया हुआ है डायरेक्ट, ये यूपीएससी में 2 बार आया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है इंपॉर्टेंट अपने लिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे नहीं देता है कि एपी में होता है, वो आपको देखना पड़ता है कि एपी में है या नहीं है। चलो करो फटाफट, 12 13 14 15 16 करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो यूपीएससी ने 2 बार पूछा है, ये वाला सेम डिक्टो क्वेश्चन है। ये पूछा है 2013 12 क्वेश्चन देखना, डायरेक्ट पूछा गया है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब आगे जितने भी क्वेश्चन हो सारे इंपॉर्टेंट है, लगभग कितने 20 नंबर तक। तो इसके 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करो। अरे सारों का आंसर आना चाहिए। अब अगर आ गया तो समझ लो कि चैप्टर सीख लिया, तुम लोग 2 या 3 क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओ यूपीएससी में। एक जीपी भी होती है, जीपी का यूपीएससी ने ऐसे बाय द वे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं, अपन पढ़ लेंगे, वो शायद 11th क्लास में है, इसमें नहीं है। पढ़ लेंगे उसको, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे यूपीएससी कभी पूछा नहीं, पर फिर भी पढ़ लेंगे अपन। गुणोत्तर श्रेणी भी होता है, ये समानता श्रेणी है। मतलब इसमें क्या होता है कि समान अंतर होता है, उसमें क्या होता है गुणा होता है, मल्टीपल होता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे होता है, गुणा के फॉर्म में रहता है वो, तो वो भी देख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, याद रखना ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
हो गए या नहीं हुए? काजल हुआ? हाँ सर, हो तो गए। क्या आंसर है बताओ? 12 का 4,920। अच्छा, और आगे का क्या आया? 13 का 960। अच्छा, और 14 का 625। 15 मुझे आया नहीं, थोड़ा समझ में नहीं ये आया। तो यूपीएससी का क्वेश्चन है, क्यों नहीं आया? पता नहीं सर, कुछ गलत ही आ रहा है। चलो ठीक है, मैं कराता हूँ, फटा ध्यान देखो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का याद कीजिए जो 6 से विभाज्य है। सवाल सी बात है, 6 से विभाज्य पहली कौन सी संख्या होगी? पहली होगी 6, फिर होगी 12। तो यहाँ पे अपने को पहला पद याद हो गया और डी भी पास याद हो जाएगा। अब ऐसे प्रथम 40 का चाहिए तो समझ में 40 इंटू बटा 2 2a 2 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 40 का चाहिए 39 इंटू डी कितना आ जाएगा? 6। खत्म बात। तो ये 20 ये 12 हुआ, प्लस 6 9 54, 5 6 18, 18 5 23, 234 हुआ। 234 और 12 करोगे कितना हो जाएगा? 246। 246 को 20 से गुणा करो, ठीक है। 0 2 6 12 से लगे 2 4 8 9 2 2 4 4,920, ठीक है। यही था ना आंसर? यही था। हाँ सर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन याद करो, कल भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे अपन। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो वही सिंपल सी बात, 8 16, तो बस वही ए मिल गया अपने को 8, डी मिल गया है 8, तो बस ज्ञात कर दो। 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 15 का चाहिए ना, 15 तक चाहिए, मतलब n बराबर 15 बटा 2 2a 16 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, तो 15 14 14, और डी कितना? 14 8 कितना होता है? 14 8 कितना होता है काजल? अब यही नहीं पता होगा तो कैसे किए होंगे तुम लोग क्वेश्चन, मुझे बताओ, ठीक है। अब देखो 112 128 128 128 आया। 128 को इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 15 इंटू 128 को करोगे तो 6 और 64 आ जाएगा, ठीक है। 15 करो, 15 चौका 60, 6 15 6 90, 96 960 आंसर आ गया, ठीक है। इजी था, कोई नहीं था। 0 से 50 के बीच विषम संख्या योग ज्ञात कीजिए। पहली विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी, फिर होगी 3 होगी, ठीक है, 5 होगी, ऐसे करोगे आखिरी कौन सी होगी? 49 होगी, ठीक है। अब इन संख्या को योग ज्ञात करना है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, एक तो ये तरीका है कि ये 49 है तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं a प्लस a कितना आ जाए? 1 आ जाएगा। n की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब मेरा कहना मतलब है m n माइनस डी। डी का वैल्यू कितना? 2 है, तो उधर जाएगा 48, 48 को 2 से डिवाइड करोगे 24 आ जाएगा, 24 से 25 तो n बराबर 25 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये था, ये ऐसे भी निकाला जा सकता है। 0 से 50 आधी सम होती है आधी विषम होती है, वैसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, पर मैंने बताया कि फॉर्मूला लगाओगे तो उससे भी हो जाएगा। अब आ गया तो 25 बटा 2 बराबर 2a कितना? एक ही है, तो प्लस n माइनस 1 24, तो 24 आ जाएगा। डी कितना? 2 है तो 48 आ जाएगा, 48 तो 50, 50 को 25, 25 25 625 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो मतलब फास्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ यार यूपीएससी पूछेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है तो, ठीक है, बनाओ। ये भी थोड़ा एप्लीकेशन है पर यूपीएससी पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। अरे 2013 या 11 12 देखना, डायरेक्ट यूपीएससी सेम क्वेश्चन है, सेम है डिक्टो, एक लाइन का एक, वो भी सर स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। सभी को नहीं दिख रही है क्या? तुम्हें नहीं दिख रही? सही दिख रही है। तो काजल तुम्हारे साइड से दिक्कत है, एक बार दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ये वाला, दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? क्या बोलो सर? कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। ठीक है, देखो संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तो मतलब सीक्वेंस बन गया, खत्म बात।
अब कितने दिन करा, 300 इत्यादि, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने ठीक से पहले 50 रुपये, तो डी बराबर कितना हो गया 50 हो गया, ए बराबर कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, और क्या चाहिए, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि उस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता। खत्म बात। टोटल जुर्माना चाहिए तो अपने को 30 दिन का चाहिए, तो 30/2 करोगे डायरेक्ट 15 आ जाएगा। 2a, ए वैल्यू कितनी है 200, तो 400 हो जाएगी, प्लस 30 माइनस 1 तो 29 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना है 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 ये हो जाएगा 29 400 प्लस ये 0 5 9 45 4 5 9 10 1450 1450 और 14 1850 1850 इंटू 15 गुणा कर लो, 0 15 में 60 15 75 7 15 टेक 120 है 27 12 15 12 कितना होगा 27। क्या हुआ, सही आया गलत आया? एकदम सही आंसर आया है। ठीक है, यही सेम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तुम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, क्या करोगे तुम लोग फिर? सर कैलकुलेशन में गलती हो गई। तो कैलकुलेशन सही करो, पढ़े याद नहीं होंगे। चलो देखो इधर, किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। 700 रुपये राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना है, यहाँ पे अपने को टोटल दिया है, योग दे दिया है, ठीक है, डी का वैल्यू दे दिया है, समझ में आया? तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, तो अपने को ए का वैल्यू ये सब चीज़ें ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, तो अब तो ध्यान से देखना, 7 पुरस्कार है तो एन का वैल्यू भी अपने को दिया है। ठीक है, तो समझ बात है, 7/2 करो, 2a, ए के वैल्यू अपने को नहीं पता, प्लस 7 ये 6 आ जाएगा, डी 20 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मल्टीप्लाई कर दो ये 1400 आ जाएगा, अरे इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो समझ बात है 700 200 आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट करो। ठीक है, इधर 2a प्लस 6 120 हो गया, 120 को उधर करोगे तो कितना 80, 80 बराबर करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 40। खत्म बात। अब देखो सब प्रत्येक का मान ज्ञात करना, 40 आएगा, फिर अगला 60 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 100 आएगा, 120 आएगा, 7 तक ही चाहिए ना, 3 दिन, 140 6 हो गया और 160 हो गया आंसर। 160 आएगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी ने। और इसमें ऐसा क्या था, थोड़ा बहुत दिमाग लगा कर समझ लेते। यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन तो नहीं देगा ना तुम लोगों को। ठीक है, अब ये करो 17 करो, 17 करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है डायरेक्ट। 17 और 18 भी करो, पहले 17 कर लो। सत्रह करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये बनना चाहिए क्वेश्चन।
अरे इतना टाइम किस चीज़ में लगा रहे हो? देखो इधर, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो 1 2 3 ऐसे करके बन गया। इत्यादि कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। 4 5 6 प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, तो समझो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस स्कूल विद्यार्थी द्वारा कुल पेड़ों की कितनी संख्या होगी? खत्म बात। टोटल विद्यार्थी तो 12, ठीक है, और ये तो 12 हो गया, 12 या 36 हो जाएगा ना, 36 हो गया, 12 ही रहेगा। बताओ कि प्रत्येक कक्षा 3 अनुभाग, तो टोटल 36 हो गया ना, तो 36 के द्वारा सब ऐसी बात है इस तरीके से होगा, तो आप उसका करो 36/2, तो 18 हो जाएगा, प्लस 2a, नहीं सॉरी ऐसे आएगा 2a, तो 6 प्लस n-1 को 35 इंटू डी कितना आ जाएगा 3, ठीक है, तो 18 12 लेंगे ना, अपन 12 लेंगे, 12 क्योंकि फिर जब ये कर दिए हैं ना तो फिर क्योंकि ये करेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी 36 की, तो अपन उसका नहीं है, अपन जब ये कर दिए तो मेरे अनुसार 12 लेंगे अपन यहाँ पे, वो 36 नहीं लेंगे उसको। ठीक है, देखो समझो क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि बोला जैसे प्रत्येक कक्षा के एक ऐसे लगा रहा है 1 2 12 संख्या तक है, तो 12 लगाएंगे। परंतु बोला कि एक कक्षा 3 अनुभाग है, तो समझ में 3 पेड़ लगा रहे हैं ना, तो 12 तक ही लगाएंगे ना, मतलब 36 पेड़, सब सी बात है। तो इनका योग ज्ञात करोगे तो 12/6, ठीक है, इधर 2 6 हो जाएगा, प्लस 12 × 11 डी कितना होगा 3 6 होगा, तो 6 3 आ जाएगा, ठीक है, 6 33 33 से 39 39 को 6 से गुणा कर दो, 6 9 54 5 36 18 18 5 कितना हो जाएगा 23, 234 आंसर होगा इसका। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना तुमसे, मेरे समझ में आया इसमें क्या था ऐसा। अब ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए बिल्कुल लेते, त्रिज्या 0.5 1, सीधी बात है, सब पता लगे, ए बराबर 0.5 सेंटीमीटर है, डी बराबर 0.5 आ जाएगा। और ये होता है उधर खींच कर सर्पिकल बनाए, जैसे अगर चार दर्शाएगी सर्पिकल संख्या पाई बराबर 22/7 लीजिए, तो क्या पूछ रहा है अपने को इसमें, थोड़ा ऐसे ज्योमेट्री वाले बेसिक क्वेश्चन पूछता है नहीं पे, वैसे भी शायद मुझे ऐसा लगे फॉर्मूला लगेगा, छोड़ो ये ऐसे नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, 19, ये तो यूपीएससी ने पूछा है डायरेक्ट, सेम डिक्टो रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले 19वां क्वेश्चन देखते हैं अपन, ध्यान देखो। 200 लट्टों के ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, ठीक है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्टे हैं, ठीक है, फिर कम होते जाएंगे 20, उससे अगले वाले 19, तो वही सेम चीज़ है। अगले 18, तो सबसे पता है ए बराबर 20 हो गया, डी बराबर -1 हो गया है। ये 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने घटे, तो इसका मतलब सब एक सी बात है, एक तो अपने को चाहिए एन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ध्यान समझ रहा। डी का वैल्यू तो अपने को पता लग गया, ए का भी पता लग गया अपने को, और अपने को सब एक बात है एन का वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्ट वो लगा दो, 200 है टोटल, ठीक है, और एन का वैल्यू चाहिए n/2, 2a, ए कितना है 20 है, तो 40 हो जाएगा, प्लस n-1/d, डी कितना आएगा 20 है, 19 है, तो -1 का आ जाएगा, ठीक है। तो सब ऐसी बात है, ये करो 400 हो जाएगा इधर, ठीक है, ये 40 n हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से आएगा, और ये +1, तो प्लस का n आ जाएगा, 40 n, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 41 n हो जाएगा, प्लस 400, तो सब ऐसी बात गुणा करने पर 400 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 41 n आना चाहिए, ठीक है। अब एक तरीका तो है कि सीधे आचार्य विधि लगा दो, कुछ तो गलती हुआ, 40 रुको 40 20 40 हुआ ना,
सबसे ऊपर पंक्ति में, ठीक है, वो तो आखिरी होगा। ए का वैल्यू 20, 20 दूना 40 प्लस n माइनस 1 बाई डी, डी -1 ही आएगा। ये बात भी सही है, ठीक है। तो n का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, तो सोचो कि कुछ तो गलती नहीं हुआ ना, 200 400 सही है ये तो, और 40 n हो जाएगा, ये -n, तो -n का स्क्वायर प्लस का इधर प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस होगा, तो ये हो जाएगा n, तो 41n, ठीक है। ये तो यहाँ पर सबसे सही है, ठीक है। चाहो तो अब n का वैल्यू उस तरीके से सीधे विचारित विधि से निकाल लो, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि -1 -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a होता है फॉर्मूला, ठीक है। वही लगाते हैं अपन, प्लस माइनस b स्क्वायर कितना 41 का स्क्वायर, ठीक है, -4a, ए तो 1 ही है, c कितना 400 है, अपॉन 2a, तो 2 ही आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 41 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर कितना होगा, गुणा कर लो, उसमें क्या ही है, ठीक है। चाहो तो डायरेक्ट 41 से कर, नहीं कर सकते डायरेक्ट ऐसे कर लो, उसमें क्या है, 1 4 8 1681, 1681 में से घटा लो 1600, क्योंकि 4 × 1600 तो 81 आ जाएगा। अब हो गया आराम से, 81 किसका अंडर रूट होता है, 9 का होता है, 41 प्लस माइनस 9 बटा 2, तो प्लस का लोगे तो 50 बटा 2 तो 25 आ जाएगा एक का वैल्यू। अच्छा माइनस में कर लोगे, 41 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 32, 32 करोगे तो 16 आ जाएगा, हो गया। तो एक वैल्यू आएगी आपका जो है 16 तक भी आ सकता है, इसे घटेरियों को रखोगे, या 25 तक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आंसर आ गया अपने को। अब अगले एक और चीज़ इसमें पूछा अपने को, एक तो ये तो मिल ही गया कितने पंक्ति तो रख सकते हैं, तो 16 भी है 25 पे, तो पहले 16 ही लेंगे क्योंकि सबसे कम वैल्यू वहीं तक पहुँचेंगी ना, तो 16 लेंगे अपन, ठीक है। सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, अब देखो ध्यान समझना, 16 है तो 16वें पद का ही अपने को चाहिए, तो उसके लिए an बराबर चाहिए, याद करो वो फॉर्मूला, a प्लस माइनस n माइनस 1 बाई डी। तो यहाँ पे लगाओ 20 प्लस n कितना आया है अपना 16 आया है ना 15, d कितना था यहाँ पे माइनस का, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा 5, तो आखिरी में कितने रखी रहेंगी यहाँ पे लकड़ियाँ 5 रखी रहेंगी, ये चीज़ याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा भी है। अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा डिस्को सेम, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग इसको हल्के में ले रहे हो चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पछताओगे, लोग कर तो रहे नहीं हो तुम लोग क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है भाग जाते हो तुम लोग। देखो अब ये क्वेश्चन समझ लो, डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, ये सेम डिक्टो क्वेश्चन है, बस आलू की जगह वहाँ पे कुछ और दिया था, बस इतना ही अंतर है, शायद आम वाम होगा, जो भी है सब्जी जो भी है, परंतु क्वेश्चन यही है सेम, कुछ भी अंतर नहीं है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, जाके देख लेना। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, ध्यान समझना ये वाला, तथा अन्य आलू के सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर कुछ 10 आलू रखे गए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें प्रतियोगी जो भागेगा, प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से देखो ध्यान समझना, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो सभी कुल कितनी मीटर दौड़ करनी पड़ेगी, अब ध्यान समझना पहली बात, तो एन की वैल्यू फिक्स है यहाँ पे 10 है, पर इसमें सीक्वेंस बनाने के लिए वो थोड़ा बहुत काम की चीज़ है। अब देखो समझ बात है, ध्यान से, यहाँ से भागा हो, पहला ये चीज़ किया, यहाँ गया, ठीक है, तो टोटल उसने डिस्टेंस कितनी की 10। फिर देखो यहाँ पे अब सब में कितना कितना बढ़ रहा है, अब वो देखो 5, ये 3 है जो 8 करेगा, 8 यहाँ पे वापस आएगा 16, ठीक है। फिर उसमें 3 जोड़ोगे, 5 3 8 11, 11 11 22, अब देख रहे हो सेम चीज़, 6 का डिफरेंस आ रहा है, छोड़ दो अब कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो ऐसा बराबर फॉर्मूला लगा दो 10, तो ये डायरेक्ट 5 आ जाएगा, 2a 20 आ जाएगा, प्लस n माइनस 9 आ जाएगा, d कितना आ रहा है 6 आ रहा है, हो गया क्वेश्चन। तो जो 54 20 कितना हो गया 74 इंटू 5, 5 का 20, 2 5 तो 35, 2 37, 370 मीटर। बताओ इसमें क्या था इस क्वेश्चन में, परंतु वही है, थोड़ा लॉजिक सोचना पड़ेगा कैसे एपी काम करता है। ये कोई काम का नहीं है, छोड़ो।
छोड़ो ये कोई काम का नहीं, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर हो सकते हैं 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सके, पर मैं गारंटी बता रहा हूँ 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस साल भी आया था 2024 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपको ज़्यादा मेरे अनुसार कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो ये कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस मैथ के सेंस से उस तरीके से नहीं है इंपॉर्टेंट, छोड़ो। तो ये कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। फिर वो सर्वांग संगता कोई एक आध रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, उसके लिए परेशान नहीं होना है। फालतू के लिए इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं पढ़ेंगे, कोई मतलब है नहीं ना। डायरेक्ट देखो ना क्वेश्चन को पैटर्न किस तरीके का। और C-सेट में भाई अपने को 200 नंबर नहीं लाना, ये चीज़ भी हमेशा याद रखना, ठीक है। तो कोई मतलब है नहीं चैप्टर को पढ़ने का। SSC की तैयारी करते हो तो उसके लिए ज़रूरी है ये, बस UPSC के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो, पर ये एंगल वाले नहीं पूछता है वो, छोड़ो। ये पहले कोई एक आध नहीं, छोड़ो कोई काम का नहीं है। इतना ज़्यादा डीप में जाके UPSC का भी क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो कोई मतलब है नहीं अपने को। सिंपल सा करंट स्क्वायर, आधा स्क्वायर पे लंबे स्क्वायर पे पूछता तो अपन वो बना ही लेते हैं। जैसे लंबाई 6 मीटर वाले के उदावर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, जैसे मान लो कि ये 6 मीटर का है, इसकी जो है ये है 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, वो वाला नहीं है, कर्ण स्क्वायर वाला नहीं है, तो छोड़ो इसका अपने वो करेंगे नहीं। तो ये भी कोई काम का नहीं। निर्देशांक ज्योमेट्री अपने कोई काम का नहीं होता, ज्योमेट्री अपने को ऐसे भी नहीं पूछता UPSC। वैसे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए 2 बिंदुओं की। तो मेरा जो नोट्स है ना उसमें सभी फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की, ऐसे कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। इस टाइप का कोई UPSC क्वेश्चन पूछता है नहीं। पहले का एक आध कोई क्वेश्चन जैसे याद करो, ये प्रवणता वाला UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कभी 2011-12 में, तो वो फॉर्मूला है, आपको मिल जाएगा उधर, कोई मतलब है नहीं, छोड़ो ये सब कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये भी कोई मतलब का चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, पर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था ये चैप्टर, पर अपने लिए कोई काम का नहीं। याद करो ये मैंने सिखाया भी था, लाल बटा कक्का है कितना क्या है, एंगल है, उसमें जो एक बार पूछ लिया था कि अधिक कौन होगा न्यून कौन होगा, ये आपको निकालते हैं कर्ण स्क्वायर आधा स्क्वायर, उससे हो ही जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा इतना UPSC जाता नहीं है, तो इतना घबराने की जरूरत है ही नहीं, इतना भी नहीं जाना अपने को। ये कहानी याद करनी होती थी, कोई मतलब नहीं, UPSC इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है फालतू में। इसीलिए पेपर देखने होते हैं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फालतू में ज़बरदस्ती इन चैप्टर को पढ़ोगे तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, क्या पूछ रहा है UPSC, जब तक पेपर का नहीं पता होगा तब तक नहीं कर पाओगे। अभी इस टाइप क्वेश्चन पूछता ही नहीं तो क्यों पढ़े फालतू में, ये भी कोई काम का नहीं है। एक आध क्वेश्चन इस चैप्टर थोड़ा एक आध क्वेश्चन ऐसा हल्का सा पूछा गया था 2020 का क्वेश्चन, उन छोड़ो को मतलब नहीं है। एक आध कॉन्सेप्ट के लिए इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं, छोड़ो ये भी कोई काम का चीज़ नहीं है। इससे भी एक आध क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा गया, तो मैं पहले बोला हूँ देखो 4-5 क्वेश्चन हो सकता है पूछ भी लिया जाए, तो घबराना नहीं है उन चीज़ों से अपने को। आप ये सोचो ना कि 40 क्वेश्चन अपन टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग मैथ के ओनली, तो काहे टेंशन ले रहे हो। एक आध लगभग मेरे वहाँ 50 क्वेश्चन की समथिंग मैं करवा दूंगा, 5-6 क्वेश्चन नहीं भी कर पाओगे तो कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लो चीज़ का। पास करना एग्ज़ाम, ना कि
100 प्लस नंबर आराम से आएंगे, ये चीज़ याद रखना। ये भी कोई काम का नहीं, इस टाइप क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता, पर एसएससी में जाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। एसएससी की तैयारी जिसने किया होगा उसके लिए भी है इम्पोर्टेंट। छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है अपना। और ऐसे भी अपने को इजी चैप्टर करने चाहिए, यहाँ से अपना काम हो जाए, कोई मतलब है नहीं फालतू में। सांख्य की ये भी कोई काम का नहीं है, बहुलक वहुलक ये सब छोड़ो, कोई काम का नहीं। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए है ये, यूपीएससी के लिए नहीं है। तो इसमें 1 से लेके 5 तक वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से कर लेना। मैं पहले बता रहा हूँ, कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे वहाँ से, ये 10वीं क्लास के एनसीईआरटी से। वो 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये प्रोबेबिलिटी वाला, ये आखिरी चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी, तो मैं करवा दिया हूँ ये वाला चैप्टर। तो ये हो गया है कंप्लीट आपका 10th क्लास, ठीक है। अब 11th क्लास कल से पढ़ेंगे अपन। 11th क्लास में 2 चैप्टर ही है, जिसमें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उससे 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। वो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो उसको अच्छे से करेंगे अपन। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, छोड़ो, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, अपने को थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 10th क्लास कंप्लीट हो गई है। तो अब देखो, सुनो ध्यान से, 10th क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 11th के एक जीपी वाला थोड़ा बहुत देखेंगे। ऐसे तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा नहीं, पर जैसे एपी भी पूछ लेता था, हो सकता है थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है। जीपी का चैप्टर 11th क्लास में दिया है। दूसरी चीज़ अपने को वहाँ से जो पढ़ना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है। मैं बता देता हूँ उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे अपन। सब्जेक्ट गायब कैसे हो रहा है इससे? तो एक ही पार्ट है, तो मैं बता देता हूँ इसमें जो अपने को पढ़ना है। जो चैप्टर पढ़ने होंगे अभी मैं, ये क्या निकल गया, पर एक चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 10-15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो वो चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। और वो जेपी वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी पढ़ लेंगे उसको। देखो इधर आओ, 12th क्लास में कुछ ही नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला थोड़ा बहुत देख लेंगे, पर वो इतना हायर लेवल नहीं पूछता। जो 10th लेवल पे पढ़ा है ना अपन ने, वही पूछता है वो। देखो ये समुच्चय उमुच्चय कोई काम का नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत रीजनिंग के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो वो मैं रीजनिंग में करवा दूंगा। PIQ करोगे तो उससे हो जाता है, इतना कोई ज़रूरत नहीं। प्योर मैथ है ये। संबंध फलन कोई ज़रूरत नहीं, त्रिकोणमिति कोई ज़रूरत नहीं है, सम्मिश्रण और द्विघात समीकरण ये कोई कम मतलब नहीं है, रेखिक असीमिका है ये कोई काम का नहीं। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये पढ़ेंगे कल अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। द्वितीय पर में कोई काम का नहीं, अनुक्रम श्रेणी, हाँ ये मैं बता रहा था, एक थोड़ा बहुत समानता गुणता, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। या ये पे थोड़ा बहुत अगर टॉप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेगा, तो जब एपी पढ़े तो जीपी भी पढ़ लेंगे। ढाल ये कोई काम का नहीं, शंकु परिच्छेदिका वर्ग दीर्घवर्ग त्रिमिति ये कोई सीमा फलन सांख्यिकी प्रायिकता थोड़ा बहुत पढ़ेंगे यहाँ से हम, थोड़ा 12th क्लास का भी पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ जाके, कल पढ़ेंगे अच्छे तरीके से इसका। थोड़ा बहुत देख लेना एक बार जिन चैप्टरों को जाके, तीनों जो चैप्टर मैंने बताए हैं, तो थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसी चैप्टर से। अब एक बार समझ लिए प्रोबेबिलिटी की तरह, वैसे बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी और वो इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों को मिला के भी क्वेश्चन पूछ लेता, तो इसलिए
अगर आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए भी ये चैप्टर आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।